क्वेश्चन नंबर 31, अ बॉल ऑफ वेट 1.2 न्यूटन, वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, drops through the air at terminal velocity. A sudden gust of wind exerts a horizontal force of 0.5 Newton on the ball from the left. यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, from left to right. ये राइट है और दूसरी साइड लेफ्ट है. So this is right and this is left. So it means कि जो एक्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में, from left to the right, इस डायरेक्शन में. ओके, या ऊपर की तरफ से भी कर सकती है. लाइक अगर मैं कहूँ कि वो ओके वेट ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन में होगा. ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. ओके, yes like this. ओके, या नीचे से या यहीं से. ओके, which diagram shows the resultant force on the ball while the wind is blowing. ओके, सो एक तो ये हो गया. ओके, अगर हमने इस तरह से लिया है कि ओके ये जो ऑप्शन है ये वाली, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वेट है लेकिन इस पर अपवर्ड्स एक्ट है. हाँ ओके, सी रिजल्टेंट फोर्स वेट, लेट मी जस्ट सी वेट और एट टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, एट टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है कि जो वेट होता है ना, एयर रेजिस्टेंस होती है वो वेट के इक्वल हो जाती है. इट मीन्स कि जितनी डाउनवर्ड फोर्स है ना उतनी अपवर्ड फोर्स आ रही होती है. राइट, सो ऑप्शन सी में क्या हो रहा है कि ये जो है 1.2 ये वेट है. ओके, सेम जो लग रही है वो है ये है एयर रेजिस्टेंस. ओके, इट मीन्स कि एयर रेजिस्टेंस या वेट की जो वैल्यू है उसको ओवरकम कर दिया, जीरो इफेक्ट आ रहा है यहाँ से. और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यानी जो बॉल है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही है, लेकिन ये वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है ये उसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करवा रही है. ओके, सो दिस इज करेक्ट. अब बाकी हम देख लेते हैं, ये भी करेक्ट हो सकती है अगर यही वाली बात होती है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स है वेट एक्ट करिए, लेकिन हमने ये चीज़ देखनी कि इट्स एट टर्मिनल वेलोसिटी. सो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है ना उससे वेट और एयर रेजिस्टेंस सेम होती है, इस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं गिवन. फिर ये भी ये वाली चाहिए तो रॉन्ग है. ओके, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है ना फोर्सेस, तो जो रिजल्टेंट निकलता है वो बीच से जो उसका क्या कहते हैं ओके जो ये होता है, इसका मैं नाम भूल गई, डायगनल होता है रिजल्टेंट. ओके, सो दिस इज रॉन्ग अगेन. और फिर ऑप्शन डी में क्या है कि इसमें वो सिर्फ एयर रेजिस्टेंस शो करें, वेट शो नहीं करे. ओके, सो अगर वेट होता सो इट वुड बी लाइक दिस, ये रिजल्टेंट हो जाता, लेकिन खैर ये भी अब रॉन्ग हो गया. सो ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट ऑप्शन. फिर क्वेश्चन नंबर 32, a bucket of mass 0.1 kg travels horizontally at a speed of this. It strikes a stationary wooden block of mass this resting on a frictionless horizontal surface. Frictionless means कि उसकी speed constant रहेगी. The bullet stays in the block. What is the speed of the bullet and the block immediately after the impact? Okay, so अब हम कर सकते हैं ये वाला formula use. Momentum before collision is equals to momentum after collision. Okay, total momentum before collision is equals to total momentum after collision. So momentum before collision क्या होगा, mv1 plus mv2 सॉरी mu1 प्लस mu2, यानी इनिशियल मोमेंटम एक का प्लस इनिशियल मोमेंटम दूसरे का, बुलेट और ब्लॉक का, फिर इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम बकेट का प्लस फाइनल मोमेंटम ब्लॉक का. ओके, अब पहले ओके स्टेशनरी वुडन ब्लॉक यानी उसकी वेलोसिटी जीरो थी और मैस ये था, तो मोमेंटम जीरो हो गया. और इसका क्या था 0.1 इंटू 600 चाहिए, ये 60 आएगा लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेटर चेक करना चाहूँगी. 600 इंटू 0.1, यस इट इज 60. तो अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो गया 60 प्लस जीरो, तो जीरो आंसर 60 रहेगा. इज इक्वल्स टू फाइनल. फाइनल क्या होगा, एक का मैस कितना है, क्योंकि वो स्टिक हो गया तो उनकी स्पीड सेम होगी. ओके, सो एक का मैस है 0.1 इंटू एक्स ले लेती हूँ मैं वेलोसिटी को जो मैंने कैलकुलेट करनी है. देन इसका मैथ कितना है 1.9 एंड अगेन मैं से एक्स ले लेती हूँ. राइट, सो अब मैं क्या कर सकती हूँ, 60 इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस 1.9 इज 2x. ओके, सो 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x. सो 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू x, यानी फाइनल स्पीड जो दोनों की है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कांस्टेंट, तो इट इज 30 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन ए. Question number 33. A spring which obeys Hooke's law has an unstretched length of 10 cm. A load of 20 Newton is hung from the spring. The new length of the spring is 36 cm. What is the spring constant? ठीक है, तो spring constant के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं F is equals to kx. ओके, इसमें F क्या है, फोर्स विच इज 20 न्यूटन्स इज इक्वल्स टू k हमने कैलकुलेट करना है. x क्या होती है, एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मींस लोडेड माइनस अनलोडेड. ठीक है, सो ये स्ट्रेच लेंथ है, ये अनस्ट्रेच्ड है. सो 36 माइनस 10 एक्सटेंशन आ गई. ओके, सो 20 इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 10 इज 26. सो k विल बी, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 26. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 20 डिवाइड बाय 26 इज इक्वल्स टू दी स्प्रिंग कांस्टेंट जो आ रहा है 0.77. सो 0.77 न्यूटन पर सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन वाज इन सेंटीमीटर और ये न्यूटन में था. सो न्यूटन पर सेंटीमीटर. ऑप्शन बी. Question number 34. A car travels forward along a straight horizontal road. On the horizontal forces acting on it are shown. The length of each arrow represents the size of each force. अब इसमें हमें पता चल रहा है, अच्छा मैं मेजर भी कर लेती हूँ लेकिन देखिए पता चल रहा है ड्राइविंग फोर्स कम है. सो दिस इज ऑलमोस्ट 1.5 और ये आ रही है ऑलमोस्ट 2.5, यानी ऑलमोस्ट डबल तो नहीं, मतलब ये 1.5 फोर्स ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूटन में कर लेते हैं, ये 2.5 न्यूटन. इट मीन्स कि जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो 1 न्यूटन बैकवर्ड्स है. ओके, तो कार बैकवर्ड्स मूव करिए क्योंकि जो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ज़्यादा है. So how do these forces affect the motion of the car? The car moves at a constant speed. No, constant speed पे कम मूव करती है जब रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, यानी इन दोनों फोर्सेस के एरोस को सेम लेंथ का होना चाहिए था. ओके, देन द कार मूव्स बैकवर्ड्स. ओके, क्योंकि उस पर ड्राइविंग फोर्स आगे की तरफ लगी है, मीन्स कि वो गाड़ी को आगे की तरफ मूव करवाना चाह रहा है, लेकिन जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या करिए, यानी ड्राइविंग फोर्स ऑलरेडी उस पर फोर्स लगी हुई, वो मूव कर रही थी. रेजिस्टिव फोर्स क्या करिए, उसको स्लो डाउन करिए. ओके, डजंट मीन्स कि वो बैकवर्ड्स मूव करेगी. सही है, तो उसे स्लो डाउन करिए. सिर्फ बैकवर्ड वाली ऑप्शन कैंसिल आउट. द कार स्लोज डाउन. यस, ड्राइविंग फोर्स मतलब उसे आगे की तरफ वो ड्राइव करा रहा है, ड्राइविंग फोर्स पीछे की तरफ नहीं लगी, वो रेजिस्टिव फोर्सेस है. ओके, सो द कार स्लोज डाउन. यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि फोर्स आगे की तरफ थी. Then the car's forward speed increases नहीं, it will decrease. ठीक है, forward speed decrease हो रही है. So option C is correct. Then question number 35. A spring is stretched by hanging a piece of metal from it. Which name is given to the force that stretches the spring? तो इसको ये क्या है, मेटल ब्लॉक है. ओके, इसका स्पेसिफिक मैस होगा, मैस और जो ग्रेविटी उस मैस पे एक्ट करिए डाउनवर्ड्स, वो वेट कहलाती है. मतलब वो वेट होगा. सो फ्रिक्शन नो, मैस इज नॉट अ फोर्स, प्रेशर इज नॉट अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स. तो वेट की वजह से वो नीचे की तरफ हैंग कर रहा है. सो इट्स ऑप्शन डी.
Question number 36. A ball of mass 2 kg is traveling at a speed of 12 meter per second. It moved towards an object of mass 3 kilograms which is at rest. Okay, so इसकी speed क्या होगी 0 meter per second, right? The ball hits the object and sticks to it. Which row gives the total momentum and the speed of both objects immediately after the collision? Total momentum क्या होगा? Final momentum नहीं, total momentum after the collision. Okay, total momentum after the collision क्या होगा? उसके लिए हमें पहले speed calculate करनी है. So we can say that law of conservation of momentum use करेंगे हम formula. So total momentum before collision is equals to total momentum after collision, right? So total momentum before collision क्या 12 into 2 24 इज इक्वल्स टू इसमें क्योंकि जो इसका दूसरे ब्लॉक है ना, इसका जो मैस है वो सॉरी मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा, 3 into 0 is 0. ठीक है, फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मैं करके मैं इसकी स्पीड कैलकुलेट कर रही हूँ. ओके, सो अच्छा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम. सो अगर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाज 24, सो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज आल्सो 24. ठीक है, अब स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं. सो स्पीड क्या होगी mu1 प्लस mu2 करेंगे हम स्पीड के. ठीक है, मतलब दूसरा फाइनल मोमेंटम. सो 24 इज इक्वल्स टू मैस इसका पहले वाले का कितना है 2 into x, यानी वो स्टिक हो गए थे. ठीक है, स्टिक हो गए तो वो अब एक ही बॉडी बन गई. ओके, लाइक दिस, और ये एक ही स्पीड से मूव कर रही है, जिसको मैं x ले रही हूँ. ठीक है, सो 2 into x प्लस ये 3 हो गई 3 into x, राइट. सो 24 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x इज 5x, राइट. सो 24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू x. सो अब 24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4.8. सो 4.8 इज इक्वल्स टू x. सो 4.8 मीटर पर सेकंड मेरे पास स्पीड है जिसको मैंने x लिया था, राइट. सो 4.8 वाली ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी. Question number 37. The diagram shows an incomplete scale drawing to find the resultant of two 10 Newton forces acting at a point in the direction shown. ठीक है, अगर ये 10 है, ये 10 है, so it means कि एक rhombus शो किया हुआ है इन्होंने. ओके, what is the magnitude of the resultant force? ओके, सो अगर इस तरह से एरोज एक्ट करें तो ये जो डायगनल होता है ये होता है हमारे पास रिजल्टेंट का. ठीक है, सो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन और मैं इसका मैग्नीट्यूड दिखा देती हूँ क्या है. इट्स लाइक दिस. ओके, सो मैं इसमें रेशियो प्रोपोर्शन वाला यूज़ कर सकती हूँ मेथड. अगर 10 न्यूटन जिससे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है उसकी लेंथ है मेरे पास ऑलमोस्ट 4.9 आ रही है. सही है, इफ 4.9 रिप्रेजेंट्स 10 न्यूटन. ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट मेजर कर लेती हूँ, मेरे पास कितने सेंटीमीटर्स आ रहा है. सो इट्स ऑलमोस्ट 8.8. सो 8.8 सेंटीमीटर्स विल रिप्रेजेंट एक्स. अब मैं इसको वो कर लेती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई. ये हो जाएगा 4.9x इज इक्वल्स टू 8.8 इंटू 10, राइट. सो 4.9x इज इक्वल्स टू 8.8 इंटू 10 इज 88. सो अब मैंने x कैलकुलेट करना है. ओके, सो x इज इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाय 4.9. ओके, सो 88 डिवाइडेड बाय 4.9, दिस इज 17.96. इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 18 हो गया, 18 न्यूटन. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मुझे नहीं पता हम इसमें कोई और मेथड यूज़ करते हैं क्या करते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से किया तो इससे भी मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है और ऑलमोस्ट एक्जैक्ट आ रहा है. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. Question number 38. A tennis ball of mass 0.06 kgs travels horizontally at a speed of 25 meter per second. The ball hits a tennis racket and rebounds horizontally at a speed of 40 meter per second. Rebound किया है, यानी डायरेक्शन पहले ये थी, अब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई. सो इट मीन्स के हम नेगेटिव पे लेंगे. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो यानी ऑपोजिट डायरेक्शन, सो साइन भी चेंज हो जाएगा. द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द रैकेट फॉर 40 मिली सेकंड्स. मिली सेकंड्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना है. सो 50 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.05 सेकंड्स, राइट, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स पीछे ले लिए डेसिमल. Then what force does the racket exert on the ball? Impulse is equals to change in momentum, right? Impulse is force multiplied by time, और change in momentum हम किस तरह से लिखते हैं, mass into final minus initial velocity. सही है. So अब force मुझे कैलकुलेट करनी है, तो it's equals to mass into final minus initial velocity divided by time. सही है. अब mass कितना है मेरे पास, इसका 0.06 kgs into final velocity कितनी है, ये -40. सही है, -40 है, नहीं वेट, mv माइनस mu होता है ना. सो mv फाइनल वेलोसिटी जो भाग रही है, तो ये फाइनल वेलोसिटी है -40 माइनस, क्योंकि इसमें मैंने साइन से चेंज किया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी. ठीक है, देन माइनस ये 25. सो -40 - 25 ये हो जाएगा वेट, ये है -65. सही है, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. मुझे इन दोनों को बस सिंपली ऐड करना है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, बस मैं ये कर रही हूँ. अगर इस तरह से होना तो फॉर्मूला पता है क्या बन जाता है, mv + u, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइन वाला केस है ना. अगर मैं करूँगी तो वो थोड़ा अजीब सा है. सो 40 + 25 हो जाएगा. सही है, सो ये हो जाएगा 0.06 इंटू 65. सही है, सो 0.06 इंटू 65 इज 3.9. ये क्या है, ओके 3.9 आ रहा है. एंड देन 3.9 को मैंने डिवाइडेड बाय टाइम तो करना है, वो मैं भूल गई. सो 3.9 डिवाइडेड बाय 0.05. ठीक है, सो 3.9 डिवाइडेड बाय 0.05 इज 78. सो द आंसर इज 78 न्यूटन. अगर मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट ना करती तो मेरा आंसर ये बी वाला आ रहा होता. सो 38 का आंसर डी है. Now question number 39. A ball has a mass of 0.3 kg. It moves horizontally with a speed of 3 meter per second in the direction shown. इस डायरेक्शन में ये है towards the right. The ball hits a wall और फिर वो लेफ्ट की तरफ आ रही है. The ball rebounds from the wall with a horizontal speed of 2 meter per second. ठीक है, इस केस में मैं वो ले सकती हूँ क्योंकि रिबाउंड वाली स्पीड कम है, तो मैं फिर वो mv माइनस mu वाला करके एक सेपरेट साइड स्टेप करके माइनस हो जाएगी. बट इज द चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv माइनस u. से तो m फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये 2. ठीक है, लेकिन अच्छा हाँ ठीक है, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 2 ले रही हूँ माइनस इनिशियल. चलो मैं इनमें से किसी भी एक की डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ, यानी एक की डायरेक्शन ऑपोजिट है. सही है, फॉर एग्जाम्पल चलो हम ये फेवरेबल थी तो ये ऑपोजिट हो गई. सही है, तो मैं इसको -3 कर दूँगी. ठीक है, लेकिन बस हमने सिंपली ऐड करना होता है. ओके, मैथ्स को मैं लगाना भूल गई, मैथ्स को 0.3. ओके, सो 0.3 इंटू 2 माइनस -3 मतलब 2 + 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस. सही है, सो 2 + 3 = 5. बस सिंपली मैंने ऐड करना है सीधी बात. 0.3 इंटू 5 इज 0.15. 0.3 kg एंड देन 2 देखिए
0.3 into 5, sorry, it's 1.5. Yes, 1.5 kg meter per second. So question number 39 is C. Now question number 40. An object has a mass of 60 kgs. It decelerates from 50 meter per second to 20 meter per second. Decelerates मतलब उसकी speed decrease हो रही है. Okay. When a resultant force of 300 Newton acts on it, for how long does the force act? Okay. Impulse is equals to, नहीं, हाँ हम करेंगे. Okay, yes, we will do impulse is equals to change in momentum. So force multiplied by time is equals to m minus u से है. So v कौन सी होगी? फाइनल वेलोसिटी 20 है. तो अब चेंज इन मोमेंटम मतलब मुझे बस मैंने चेंज कैलकुलेट करना है, तो वो आएगा नेगेटिव में क्योंकि डीसेलरेशन है. सो अगर मैं इसकी डीसेलरेशन कैलकुलेट कर रही हूँ तो वो मुझे बस पता चल गया वैल्यू 30 है डीसेलरेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा अगर एक्सेलरेशन होता तो माइनस 30 ताकि पता चल जाए डीसेलरेट करें. ओके, सो इट्स 30. सो फोर्स इज 300 t इज इक्वल्स टू मास है 60 इंटू मैंने ये v माइनस कैलकुलेट कर लिया 30 है. ओके, सो इट्स गोना बी 300 t इज इक्वल्स टू 60 18 और 1800 हो गया. सो t टाइम इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय फोर्स 300 हो गई. 0 से 0 कैंसिल आउट और 3 6 18. सो 6 सेकंड इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया सी. Question number 41. A force acting on a moving ball causes its motion to change. This force stays constant. What makes a force produce a greater change in motion of the ball? Okay, change in motion यानी force multiplied by time is equals to m v minus u. ये जो v minus u है ये change in motion है, right? So इस हिसाब से मैं क्या कह सकती हूँ कि force is directly proportional to the change in velocity से ये change in velocity है. So अगर मैंने change in velocity ज़्यादा करनी है so मैं force ज़्यादा करनी है. Okay, और मुझे उसके लिए different factors को देखना है. Decreasing the total mass of the ball. Yes, अगर एक अगर mass जितना कम होता है बॉडी का उससे मतलब उसको रोकना और उसको चलवा देना, उसका मोशन चेंज करवाना उतना ज़्यादा ईजी होता है. लाइक ओके सी, हाँ अगर मैं ये रिलेशन देख लूँ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी. सही है. सो अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा करनी है. अगर मैं इसका रिलेशन चेक करूँ मैथ के साथ डेल्टा एम ओवर एम यहाँ मल्टीप्लाई होता है डिवाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा वी. इट मीन्स के 1 ओवर एम इज इक्वल्स टू डेल्टा वी. दिस मीन्स कि मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी. सही है. सो अगर मैं मैथ डिक्रीज करती हूँ सो यस चेंज इन मोमेंटम विल इंक्रीज. यस इज करेक्ट. देन बाकी चेक करते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉल. सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, और जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन वी कांट से एनीथिंग. ठीक है. फिर यूजिंग अ बॉल विद अ हॉलो सेंटर बट द सेम मास. ये क्या बात है? यूजिंग अ डिफरेंट मटेरियल फॉर द बॉल सो दैट इट हैज़ लोअर डेंसिटी बट द सेम मास. हमने मास ही तो कम करना है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Okay, now question number 42. A car is moving in a straight line on a level road. Its engine provides a forward force on the car. A second force of equal size acts on the car due to resistive forces. This statement describes what happens. Okay, अगर ये एक कार है फॉर एग्जाम्पल. ओके, लाइक दिस. तो इसके ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल 500 न्यूटन से. अ सेकंड फोर्स ऑफ इक्वल साइज एक्ट्स ऑन द कार ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस. तो ये रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट करती हैं मतलब रेजिस्ट करिए उसकी मोशन को. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 500 न्यूटन से है. तो रिजल्टेंट क्या होगा? 500 माइनस 500 यानी 0 न्यूटन नेट फोर्स. इट मीन्स कि या तो कार रेस्ट पे या कांस्टेंट स्पीड पे. ओके, जब 0 न्यूटन नेट इफेक्ट हो तो अब चेक करते हैं जब कार चेंजेस डायरेक्शन नो तो डायरेक्शन चेंज करती है तो रिजल्टेंट फोर्स एक रिक्वायर्ड होती है. देन द कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड. यस, द कार स्लोज डाउन या स्पीड्स अप. वाली ऑप्शन रॉन्ग है. या कांस्टेंट स्पीड होगी या वो रेस्ट हो सकती है. सो इट्स ऑप्शन डी. Question number 43. Which expression gives the momentum of an object? So momentum is equals to mass into velocity. Mass into acceleration ये तो force होती है F is equals to ma. Then mass into gravitational field strength mg वो तो weight होता है W is equals to mg. Then mass into velocity yes ये momentum है. Then 1/2 into mass into velocity square ये kinetic energy होती है. This is not momentum. तो option C is correct. Then question number 44. An object decelerates from 25 meter per second to 5 meter per second in a time of 4 seconds. इसका मतलब इसमें change कितना आ रहा है? 20 negative 20 लेकिन उन्होंने deceleration बताई. ठीक है, in a time of 4 seconds. It has a mass of 50 kilograms. What is the resultant force on the object? Okay, so resultant force होती है. resultant force के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं F is equals to ma. Okay, तो अब मैं acceleration के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करती हूँ? change in velocity over time. So force resultant force will be equal to mass into change in velocity divided by time. सही है, ये फॉर्मूला आ गया. mass कितना है मेरे पास? 50 kg 50 into change in velocity कितनी थी? 25 minus 5 20 divided by time 4. Okay, so 50 into 20 divided by 4 is 5. So this is 250 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी resultant force. Okay, so question number 44 is C. Question number 45. A spacecraft is traveling in space with no resultant force and no resultant movement. It means equilibrium. Okay. So which statement about the spacecraft is correct? Its direction is changing. No. It is an equilibrium. अगर direction change हो रही होती तो resultant force required होती है. It is an equilibrium. Yes. Then its speed is decreasing या increasing. इन दोनों factors में भी हमें resultant force required होती है. So next question. Question number 46. A car of mass 1000 kilograms is traveling at 8 meter per second collides with a lorry of mass 3000 kgs that is traveling at 2 meter per second in the same direction. After colliding, the two vehicles stick together. What is their speed after collision? So यहाँ पे इतनी जगह नहीं, मैं यहाँ कर लेती हूँ. So total momentum before collision. So total momentum before collision is equal to total momentum after collision. सही है. So before collision पहले हम इसका निकालते हैं कार का 1000 into 8 so it's 8000 mv. ठीक है, फिर इसका mass into velocity 3000 into 2 से हो गया 6000 is equals to. अब मेरे पास मैंने mv करना है. So अब मैं ओके इसका मतलब ये स्टिक टुगेदर हो गया. ये लॉरी है, ये कार है. ठीक है, और अभी सेम स्पीड को इस स्पीड को मैं अगेन एज x ले लूँगी. ओके, तो इसका mass 1000x क्योंकि 1000 into स्पीड x हो गया प्लस इसका mass 3000 into इसकी स्पीड x. ओके, सो ये हो जाएगा 10 नहीं 8 plus 14 है. सॉरी 40,000 is equals to 4000x, right? So this is equal to, so 14,000 divided by 4,000 is equals to x. So 1000 से 1000 cancel out हो गए. 1400 divided by 4 is equals to 3 नहीं क्या क्या 14 divided by 4 sorry
It's 3.5. So x is equals to 3.5 m per centimeter per second. It's option C. Question number 47. A load is hanging from a steel wire. The load is increased. The length of the wire increases until the limit of proportionality is reached. The load is now increased slightly. अच्छा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्रोच हो चुकी है. ओके, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है कि ये लोड है, लोड पर न्यूटन, और ये एक्सटेंशन पर सेंटीमीटर. ठीक है, वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे. सो ये मेरे पास हुक्स लॉ ओबे हो रहा था. ओके, उसके बाद जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो गई तो एक्सटेंशन की तरफ थोड़ा सा ये पॉइंट है एल ओ पी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, अब इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी. एक्सटेंशन ज़्यादा होगी, एक स्पेसिफिक लोड के ऊपर ज़्यादा एक्सटेंशन आ रही है, इसमें स्टीपर ग्रेडियंट है. यहाँ पे कम था, यहाँ पे एकदम से ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है. सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. The extension of the wire increases and the wire no longer obeys Hooke's law. Yes, no longer obeys Hooke's law and extension increase होगी. The extension of the wire decreases. No, and the wire no longer obeys Hooke's law. बात करेक्ट, लेकिन डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है. The extension of the wire increases, yes, and it obeys Hooke's law. ये obeys Hooke's law वाली ऑप्शन दोनों रॉन्ग है क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद Hooke's law ओबे नहीं होता. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 48. An astronaut orbits the Earth in a space station, which is a vector quantity. The mass of the astronaut, no. The speed of the satellite, no. The temperature inside the satellite, no. Weight, yes. Weight is a force, so weight is a vector quantity. Option D. Question number 49. A resultant force of 4 Newton acts on the object of mass 0.5 kg for 3 seconds. What is the change in velocity caused by this force? Resultant force का फॉर्मूला होता है F is equals to ma. सही है. सो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें नहीं गिवन, तो हम उसके लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, जैसे हमने पहले किया था. सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सही है. सो अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ. रिजल्टेंट फोर्स इज 4 इज इक्वल्स टू मास 0.5 इंटू चेंज इन वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट करनी है. चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम इज 3 सेकंड. सही है. तो 4 इज इक्वल्स टू ये 1 सा ये 6 है. सो इट्स इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय 6. सो 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू डेल्टा वी. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया? 6 इंटू 4 इज 24 मीटर पर सेकंड. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 50. विच क्वांटिटीज आर बोथ वेक्टर्स, एक्सेलरेशन एंड फोर्स? यस, क्योंकि क्योंकि दोनों में डायरेक्शन होती है. एक्सेलरेशन एंड प्रेशर. प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी एंड फोर्स. डेंसिटी स्केलर है, फोर्स वेक्टर है. देन डेंसिटी एंड प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही स्केलर है. सो रॉन्ग, इन्होंने वेक्टर को पूछा है. देन क्वेश्चन नंबर 51. यस, a moving ball with a momentum of 25 kg per meter per second collides head on with a wall. यहाँ पे collide करेगी. It rebounds from the ball with the same speed but in the opposite direction. The time of the collision is this. What is the average force exerted on the ball by the ball during the collision? Okay, impulse is equals to change in momentum. Okay, और फिर हम कह सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम. ये मोमेंटम. ठीक है. अब उन्होंने कहा बिफोर कोलिजन ये था. ओके, अब आफ्टर कोलिजन हमारे पास कितना होगा? आफ्टर कोलिजन हमारे पास सेम ही मोमेंटम होगा क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन रिमेन सेम. ठीक है, तो आफ्टर मोमेंटम वाला भी कोलिजन सेम होगा. ठीक है. सो अब ये होगा फोर्स मेरे पास कितनी है? फोर्स मुझे कैलकुलेट करनी है. सो फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एम चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. से टाइम इन्होंने मुझे दिया हुआ है मिली सेकंड्स में. मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 50 डिवाइडेड बाय 1000 करना है. फिर जगह 1 2 3 यहाँ पे आएगा. 0.05 सेकंड्स. राइट. सो अब मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है 25 डिवाइडेड बाय 0.05. 25 divided by 0.05 is 25 divided by 0.05. ये आ गया 500. So force is 500 newtons. So ये 1000 आ गया. So it's 500 newtons. Wait, एक मिस्टेक हो गई. Momentum of this in the opposite direction. ओके, मुझे चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है. ये सिर्फ मोमेंटम है. ओके, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए अब मैं इसकी स्पीड मुझे किस तरह से पता चलेगी? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मीन से मोमेंटम होता है एम वी माइनस एम यू, लेकिन अब ऑपोजिट में आ रहा है. सो इट विल बी एम वी प्लस एम यू. अगर मैंने पहला मोमेंटम प्लस दूसरा मोमेंटम भी सेम हो जाएगा. सो इसको मैंने डबल लेना था. सो इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 0.05. अगर 25 डिवाइडेड ये है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँगी सिंपली आंसर को. सो इट्स 1000 न्यूटन. सो इट्स ऑप्शन डी. क्योंकि मैंने चेंज इन मोमेंटम लेना था, मुझे खाली मोमेंटम नहीं लेना था. और इसमें चेंज ऐड हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है. सो नेगेटिव साइन आ रहा है और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके पॉजिटिव हो जाएंगे. देन आई हैव क्वेश्चन नंबर 52. A student wishes to determine the spring constant of a spring when it obeys Hooke's law. Different loads are hung from the spring and its length is measured for each different load. The table shows the results of the experiment. Okay, so ये unloaded length है. Okay, unloaded और ये बाकी सारी loaded lengths हैं. Okay, अब what is the value of the spring constant of the spring? अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे 8 का चेंज आया. मैं एक्सटेंशन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, 20 माइनस 12 यहाँ पे. ओके, पहले मैं हर स्पेसिफिक लोड पे देख लेती हूँ. ओके, 2 न्यूटन इंक्रीज़ किया, 8 का डिफरेंस आया. 2 न्यूटन इंक्रीज़ किया, 8 का डिफरेंस आया. फिर मैंने सिर्फ 1 न्यूटन ही इंक्रीज़ किया था कि 10 का डिफरेंस आ गया. इसका मतलब कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो इसके बीच में कहीं पे. ठीक है, इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है और हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा. सो हुक्स लॉ से कहीं तक ओबे हो रहा है. मैं इनमें से कोई भी पॉइंट यूज़ कर लेती हूँ. मैं 2 न्यूटन वाला यूज़ कर लेती हूँ. सबसे पहले मुझे एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी थी. एक्सटेंशन इज लोडेड माइनस अनलोडेड. लोडेड इज 20 माइनस अनलोडेड है 0 न्यूटन पे 12. तो एक्सटेंशन 8 आ गई, लोड मेरे पास 2 है. ठीक है, सो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स. के मैंने कैलकुलेट करना है. सो एफ वॉज फोर्स, 2 इज इक्वल्स टू के इंटू एक्सटेंशन वॉज 8. सो 2/8 इज इक्वल्स टू के. So it's 0.25. 2 divided by 8 is 0.25. So k is equals to 0.25. अब इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स ओवर एक्सटेंशन किया है. राइट. सो फोर्स वाज इन न्यूटन एंड एक्सटेंशन वाज इन सेंटीमीटर. सो न्यूटन पर सेंटीमीटर. सो इसका आंसर है ऑप्शन डी 0.25 न्यूटन पर सेंटीमीटर्स.